नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से 5 जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स। जी हां, ये करंट अफेयर्स सुपर फास्ट फॉर्मेट में होगा क्योंकि 80 पॉइंट हम डील करेंगे बहुत ही कम समय में और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं करूंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दूंगा। यह जो है आपका रिवीजन में भी काम आएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। बीपीएससी होने वाला है, यूपीपीएससी होने वाला है, आपका बिहार एसआई होने वाला है, सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जेपीएससी भी आने वाला है, एमपीपीएससी भी आने वाला है, अलग अलग पीसीएस और बाकी सब एग्जाम जितने भी हैं वो सब आने वाले हैं। आरआरबी का, बीएसएससी का, हर तरह के एग्जाम में आपको ये करंट अफेयर्स काम आएंगे। तो ये 1 से 5 जुलाई का है और इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। हर सप्ताह में एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको लगभग 100 प्रश्न जो है एक ही साथ मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके कमेंट्स और शेयर्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ऐसे ही बहुत ही अच्छे वीडियोज आपके लिए ला सकें और देश और समाज की सेवा कर सकें। तो इसे एक देश और समाज की सेवा के रूप में लीजिए, तभी आप पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम में सफल हो पाएंगे। केवल पैसों के लिहाज से तो बहुत लोग तैयारी करते हैं, आप देश और समाज की सेवा करने के लिए कीजिए। यही मेरा आज का मॉर्निंग मोटिवेशन भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है। तो यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इन दोनों बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यह सिफारिश क्यों की गई है? क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह प्रस्ताव दिया था कि हम किसी 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे और उसके लिए इन दोनों बैंकों को चुनने का प्रस्ताव आया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडियन बैंक ने किस राज्य में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, एमएसएमई प्रेरणा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, और ये जो है आपका एमएसएमई उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव व्यापार सलाह है। ठीक है, अभिनव व्यापार सलाह इससे दिया जाएंगे। अभिनव का मतलब होता है नवीन, नया। ठीक है, न्यू। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2022 में विश्व के पहले ग्लोबल हाइजीन समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के काल में आपका जो हाइजीन है और जो हेल्थ है वो दोनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ग्लोबल हाइजीन समिट होगा यह आपका सिंगापुर में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। और यह जो होगा आपका किसके द्वारा आयोजित होगा? तो रेकिट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 30 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य या चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित ब्राउन फील्ड विस्तार तथा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की वित्तीय सुरक्षा गारंटी प्रदान की है? तो यह जो है आपका 50,000 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है। किस फील्ड में? तो स्वास्थ्य या चिकित्सा क्षेत्र में। दूसरा कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के विस्तार के लिए यह राशि दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह जो है एक ऋण गारंटी योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो AIR, सब लोग परिचित है। रेडियो के महानिदेशक कौन है? मतलब नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो N वेणुधर रेड्डी जी जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं। आज भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर रात 9 बजे का न्यूज जो होता है वह रामबाण साबित होता है। तो इसलिए AIR का वेबसाइट भी फॉलो करते रहिए और आप जो है न्यूज भी उस पर सुनते रहिए, ऑथेंटिक न्यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वर्ष 2021-22 के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो एना जर्डफेल्ड मेल्विन, एना जर्डफेल्ड मेल्विन ILO, याद रखिएगा। और ये कहां से है? तो स्वीडन से है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी वगैरह में अक्सर जो है वो पूछ दिया जाता है, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अब 2021 में आयोजित होगा, कोरोना वायरस के कारण 2020 में स्थगित कर दिया गया था, तो यहां पर क्वेश्चन में आपका 2020 भी आ सकता है, 2021 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो अदिति अशोक इनका नाम है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक आने ही वाला है, तो इसलिए आपका जो है यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे देख लेते हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई है और किसने रखी है? तो यह जो है लखनऊ यूपी में रखी गई है, उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। यूपी के एग्जाम्स के लिए तो यह महा इंपॉर्टेंट है, साथ ही अन्य एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, माने जाते हैं और हैं भी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है महाभारत और गीता पर आधारित डिजिटल संग्रहालय की स्थापना कहां की जाएगी? तो यह जो है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसलिए आपको महाभारत और गीता पर आधारित है, तो कुरुक्षेत्र आप याद रख सकते हैं, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ये भी आपको पता है। ज्योतिसर केवल याद रखना है, ठीक है। हो सकता है ज्योतिसर ऑप्शन में दे भी ना, केवल कुरुक्षेत्र या हरियाणा दे दे, ठीक है। और यह जो है हरियाणा और भारत सरकार की संयुक्त रूप से निर्माणित मतलब संयुक्त पहल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वायुसेना यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स, जिस पर हमें नाज है, गर्व है, और आज ही एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी का कॉल आया था, जिन्होंने मुझे बहुत ही शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद बोला है मेरे वीडियोज के लिए। तो सुबह सुबह मुझे मोटिवेशन उसी से मिल गया है, और IAF के ऑफिसर होकर के वो मेरा वीडियो देखते हैं, तैयारी करते हैं, इसके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, आपके लिए भी शुभकामनाएं। और ये IAF के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी जी बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से जरूर। और प्रमुख कौन है वो भी आप कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, और वैसे भी याद होना चाहिए, तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए, तो आप जो है जरूर कमेंट में लिखिएगा उनका नाम, ठीक है, IAF के जो प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट, वरदिया नामक घोंघे के नए जीन्स की खोज कहां की गई है? घोंघे के नए जीन का खोज किया गया है। जानते हैं आप कि DNA का जो इकाई होता है, DNA का जो यूनिट होता है, वो होता है जीन। तो घोंघा का नया जीन्स का खोज कहां किया गया है? तो सिंधुदुर्ग जिला के अंबोली नामक स्थान पर यह किया गया है। कहां पर? पश्चिमी घाट में, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है? वरदिया। अब वरदिया किसके नाम पर दिया गया है? तो डॉक्टर वरदगिरी के नाम पर दिया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वरदिया अम्बोलियेंसिस, वरदिया अम्बोलियेंसिस, ठीक है। तो वरदिया याद रखिएगा और डॉक्टर वरदगिरी का नाम याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि यह घोंघे से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट, करेंट अकाउंट सर्विस पॉइंट नामक डेडिकेटेड सिंगल विंडो सर्विस किसने शुरू किया है? तो यह SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप जाते हैं बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो अलग अलग आपको काउंटर्स मिलते हैं ना, तो उसी तरह का एक काउंटर वहां पर मिलेगा करेंट अकाउंट के लिए, जहां पर करेंट अकाउंट खोलने से संबंधित या उससे जुड़ी समस्याओं के लिए आपको सेवा दी जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक है 20वां। इसके बारे में यदि डिटेल से पढ़ना है तो मेरा आप 1 तारीख का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है 1 जुलाई का, वो जरूर से जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो भारत का स्थान है 20वां। स्टार्टअप ब्लिंक संस्था के द्वारा यह जारी किया गया है, और पहले स्थान पर कौन है? USA है, यानी कि अमेरिका है। नेक्स्ट, और
रैंकिंग से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं बीपीएससी में और अन्य एग्जाम्स में भी, तो जरूर से जरूर इंडेक्स और रैंकिंग याद रखिएगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान देख लेते हैं, तो भारत का स्थान इसमें 10वां है, तो याद रखना भी आसान है, एक में 20वां है, एक में 10वां है, ठीक है, भारत का स्थान। और यह जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा आपका जारी किया गया है इंडेक्स, ठीक है। और इसके बारे में भी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पिछले 3 दशकों में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाण पत्र पाने वाला प्रथम देश कौन है, तो वो है चीन। मतलब पिछले 3 दशक में लगभग 30 साल में पहली बार पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का कोई देश मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त किया है, किससे, WHO से, और वो है चीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पड़ोसी देश है, वैसे तो खैर दुश्मन देश है लेकिन पड़ोसी देश है तो याद रखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मंडल का नया केंद्र, राष्ट्रीय बागवानी मंडल का नया केंद्र कहां बनाया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और यह MPPSC देने वाले या फिर MP के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे नेशनल करंट अफेयर्स है, हम लोग भी याद रख सकते हैं, सब लोग याद रख सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021, यह तो VVI है, VVI इसको कहा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, तो नतालिया डियाज, ठीक है। और ये जो है नतालिया डियाज, ये USA से है, और पोस्ट कोलोनियल लव नामक इनकी कविता संग्रह के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो पोस्ट कोलोनियल लव याद रखिएगा, नतालिया डियाज याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2021 याद रखिएगा, ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है, तो जीवित है और बुजुर्ग है, विश्व का सबसे मतलब ज्यादा उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, तो नाम है इनका एमिलियो फ्लोर्स मार्केज नाम है, और ये प्यूर्टो रिको से हैं, ठीक है, प्यूर्टो रिको से हैं। 112 वर्ष 326 दिन इनकी उम्र है, और यह जो है आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम इसके लिए दर्ज हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार सुधर्म, ठीक है, विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार सुधर्म है, जिसके संस्थापक का हाल ही में निधन हुआ है, और वो कौन थे, तो नाम था उनका KV संपत कुमार। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला है, इसलिए याद रखिएगा, नाम क्या है, सुधर्मा, ठीक है। और वैसे भी संस्कृत जो है विश्व का सबसे डेवलप्ड लैंग्वेज है, सबसे विकसित भाषा विश्व में किसी को माना जाता है तो वो संस्कृत को माना जाता है। कोडिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नासा के वैज्ञानिक जो है वो संस्कृत पर खोज कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में दिक्कत हो जाती है कोडिंग करने में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है उसका काम नहीं आ सकता, संस्कृत पर शोध किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे कम उम्र के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और इन्होंने सर्गेई करजाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला उद्यमियों के लिए हौसला पहल कहां शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, ठीक है, महिला उद्यमियों के लिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नव तेजस्विनी कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया गया है। नव तेजस्विनी कार्यक्रम शुभारंभ कहां किया गया, तो महाराष्ट्र में, और किसके सहयोग से, तो यूनाइटेड नेशंस अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड कह सकते हैं, कोष को फंड कह सकते हैं, तो उसके सहयोग से यह जो है शुरू किया गया है नव तेजस्विनी कार्यक्रम, जिसके माध्यम से 10 लाख परिवारों की महिलाओं का सामाजिक या आर्थिक सशक्तिकरण करना लक्ष्य है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के लोग तो जरूर याद रखिएगा, और इसके अलावा अन्य लोग भी याद रखिएगा नव तेजस्विनी कार्यक्रम, ठीक है। और यदि मेंस में भी आपको कोई पॉइंट आता है महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, तो वहां पर ये दोनों का जिक्र कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर हौसला और ये भी नव तेजस्विनी। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे छोटी डेटा स्टोरेज तकनीक किसने विकसित की है, ठीक है। तो आजकल नया तकनीक जो भी आ रहा है वो या तो अमेरिका कर रहा है, या फिर चीन कर रहा है, या फिर आपका इजराइल कर रहा है, ठीक है। और चौथे नंबर पर भारत आता है। तो ये जो है तेल अवीव विश्वविद्यालय इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा
यह किया गया है। विश्व का सबसे छोटा डेटा स्टोरेज तकनीक है ये, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है वो 2 परमाणुओं के बराबर है, केवल 2 परमाणुओं के बराबर है इसका डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन का स्पेलिंग शायद गलत हो गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सहकार संस्थान दिवस। अंतरराष्ट्रीय सहकार कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको सहकार संस्थान कहा जाता है। 3 जुलाई को यह मनाया जाता है और इसकी थीम 2021 में क्या थी, तो रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, रीबिल्ड बेटर टुगेदर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी। विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी जो है वो किसने बनाई है, तो इसका नाम पहले जान लेते हैं, K329 बेल्गो रोड, K329 बेल्गो रोड। और यह जो है ऑस्कर 2 श्रेणी की 600 फीट लंबी पनडुब्बी है जो कि रूस के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी पनडुब्बी किसने बनाई, तो रूस ने बनाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ला रियूनियन में किया गया है, फ्रांस की नौसेना के द्वारा, ठीक है। तो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के 7वें संस्करण का आयोजन ला रियूनियन में फ्रांस की नौसेना के द्वारा किया गया है। यह द्विवर्षीय कार्यक्रम है, मतलब 2 साल में एक बार होता है और इस साल यह 28 जून से लेकर 1 जुलाई 2021 तक मनाया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, डिफेंस क्षेत्र से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके कोई संगोष्ठी हो या फिर कोई सैन्य अभ्यास हो तो उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नामक घोषणा पत्र को अपनाया है। हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। तो यह याद रखिएगा पॉइंट, किस घोषणा पत्र को अपनाया है भारत ने, तो OECD के G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नामक घोषणा पत्र को अपनाया है। यानी कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में उत्पन्न होने वाली कर संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए यह किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान से होकर गुजरता एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक एक्सप्रेसवे जो कि रेगिस्तान से होकर के गुजरता है और सबसे ज्यादा दूरी तय करता है रेगिस्तान से होते हुए, तो इसका नाम है उरुमकी एक्सप्रेसवे नाम है और यह बीजिंग चाइना में है। और इसकी कुल लंबाई यदि देखें कितने दूर तक जाता है, तो 2800 किलोमीटर की कुल यात्रा यह करता है, जिसमें 500 किलोमीटर यह जो है रेगिस्तान से होकर के गुजरता है। और चीन में कौन सा प्रसिद्ध रेगिस्तान या मरुस्थल है, इसका नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। आगे देख लेते हैं वैश्विक या विश्व ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन। इसके बारे में देखें, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ, समिट हुआ 2021 में, वो कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है एस्टोनिया में, ठीक है। मेजबान देश जो है वह एस्टोनिया है और यह किसके द्वारा आयोजित हुआ है, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और थीम क्या था, तो संक्रमण से परिवर्तन तक, संक्रमण से परिवर्तन तक, यह जो है इसका थीम है। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी काम होता है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि शाश्वत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए आभासी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो है आपका इंडोनेशिया में किया गया। सस्टेनेबल ग्रोथ किसको कहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ इसको कहते हैं कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम बचा सकें, ठीक है। हम इतना ज़्यादा दुरुपयोग न करें या फिर इतना ज़्यादा ओवर यूज न करें कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को संसाधन मिल ही ना पाए, ठीक है। हमें ग्रोथ भी करना है, साथ ही अपने संसाधनों का भी संरक्षण करना है, उन्हें बचा करके चलना है, ठीक है, अपनी नई पीढ़ी के लिए। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ, यदि मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो इसके लिए जो है शाश्वत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए आभासी प्रदर्शनी का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है, याद रखिएगा। और किसके किसके द्वारा किया गया है, तो
यूनेस्को और क्रिएटिव यूथ संस्था के साथ मिलकर के किया गया है। और इस बार का नारा क्या था इसका, तो लेट्स कनेक्ट, मतलब आइए आपस में जुड़ते हैं। और यह आयोजित किया गया 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2020 तक। तो इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक जल और जलवायु अनुकूलन केंद्र। वैश्विक जल और जलवायु अनुकूलन केंद्र जो है वह कहाँ खोला गया है, आईआईटी मद्रास में। ठीक है, ABCD यानी कि आखन बैंकॉक चेन्नई ड्रेसडेन नामक यह केंद्र है। ठीक है, इसका नाम है ABCD आखन बैंकॉक चेन्नई ड्रेसडेन नाम से यह जो है आपका वैश्विक जल और जलवायु अनुकूलन केंद्र खोला गया है जर्मनी सरकार की मदद से। और इसका काम ये, इससे होगा क्या, तो जल सुरक्षा या संरक्षण की वैश्विक चुनौतियों से निपटने और बदलती जलवायु के अनुकूलन के लिए से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए यह जो है आपका आईआईटी मद्रास में केंद्र खोला गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है। आगे देख लेते हैं, अंडर 2 कोएलिशन नामक वैश्विक गठबंधन से जुड़ने वाला भारत जो है वो 5वां राज्य बन गया है। भारत का 5वां राज्य कौन बन गया है, तो यह है महाराष्ट्र। 4 राज्य जो हैं वो पहले से जुड़े हुए थे और अब महाराष्ट्र भी इस कोएलिशन यानी कि गठबंधन से जुड़ गया है। ठीक है, अब पहले से जुड़े हुए राज्य जो हैं वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो वो राज्य हैं आपके जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ जो सबसे पहले जुड़ा था, यह भी याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले इस गठबंधन से छत्तीसगढ़ जुड़ा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में छत्तीसगढ़ पहले होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर बाद में होना चाहिए था, लेकिन खैर इतनी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, इसीलिए मैंने प्रथम यहाँ पर लिख दिया था। आगे देखते हैं, अंडर 2 कोएलिशन है क्या, तो पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु विश्व के 125 राज्यों का यह एक संयुक्त मंच है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडर 2 कोएलिशन क्या है यह भी पूछा जा सकता है। 125 राज्य इससे जुड़े हुए हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और पेरिस जलवायु समझौते के बारे में मैंने जो डिटेल्ड वीडियो बनाया था 1 या 2 जुलाई का, उसमें मैंने बताया है करंट अफेयर्स में ही, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज जो है, आयु जो है वह बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह एज जो पहले 60 वर्ष हुआ करती थी इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। तो याद जरूर रखिएगा, LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबको पता होगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो पुणे में की गई है। ठीक है, हम लोग जो है आजकल आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में पहले तो निर्माण और उसके बाद निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खास करके कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने का बहुत ही जरूरी प्रयास किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत जो है कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित यह कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है पुणे में। तो यह बहुत ही सुर्खियों में है। नाबार्ड के सहयोग से मरहत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने इसे स्थापित किया है। ठीक है, तो यह याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जल जीवनशाला। जल जीवनशाला जो है वह किसकी पहल है, तो भारतीय रेलवे का पहला चलता फिरता मीठे पानी का सुरंग है। ये जल जीवनशाला भारतीय रेलवे का पहला चलता फिरता मीठे पानी का सुरंग है। KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर यह जो है स्थापित किया गया है। और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन इसका नाम है, KSR का नाम है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। तो जल जीवनशाला बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, बस इतना याद रखिएगा। पूरा नाम मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, या फिर KSR स्टेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, फॉल ऑफ लव अंग्रेजी कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल। डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, इतिहास विषय में पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। इससे पहले हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पढ़े थे। अब हम देख लेते हैं कि इतिहास विषय पर्टिकुलर इतिहास सब्जेक्ट में किसको मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो नाम है मर्सिया चैटेलियन। मर्सिया चैटेलियन जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, और इनको किस लिए मिला है, तो फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेज
इन ब्लैक अमेरिका, इस पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतिहास श्रेणी में यह पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में प्रवेश पाने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत की पहली खिलाड़ी है और तैराकी में ओलंपिक खेल में क्वालिफाई की है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग पुरुष के बारे में भी देखेंगे कि कौन से पुरुष हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं तैराकी में ओलंपिक के लिए, और ये टोक्यो ओलंपिक के लिए ये जो हैं क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, माना पटेल। नेक्स्ट है, गोवा में मनोरंजन गांव बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, किस गांव में? तो मंडरेम गांव में। ठीक है, मनोरंजन गांव बनाने का प्रस्ताव मंडरेम गांव में दिया गया है, किसके द्वारा? गोवा सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 के लिए भारत का विषय क्या है? ठीक है, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 के लिए भारत का विषय क्या है? तो यह है ब्रिक्स एट 15। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में भारत कर रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह चेंज होता रहता है, ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनमें बारी बारी से अध्यक्षता मिलती है सबको। और यहाँ पर यह भी बता दूं, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि G20 की मेजबानी 2022 में भारत को मिलने की संभावना है। तो यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आप ये बताइएगा 2021 के लिए G20 का मेजबान कौन देश है? ठीक है, यह कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब यहां पर देख लेते हैं, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 के लिए भारत का विषय है ब्रिक्स एट 15। ठीक है, ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स का कहने का मतलब ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में निरंतरता, समेकन एवं जागृति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, मतलब ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग। इंट्रा का मतलब होता है कि आपस में, ठीक है, मतलब उसी के बीच में, और इंटर का मतलब होता है वहां से बाहर। जैसे इंटरनेशनल बोलते हैं, इसका मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच का, और यही बोलेंगे इंटरनेशनल मतलब भारत का के अंदर का जो विषय है। ठीक है, इसी से आप SGST, IGST ये सब आप लोग देखते हैं, सेंट्रल GST, उसमें आप देखते हैं कि आपका जो कर लगाया जाता है वह इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए लगाया जाता है और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए लगाया जाता है। यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने समझाया है, करेंट अफेयर्स के वीडियो में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, और इसमें पुरस्कार किसको मिला है? तो रेडियो विश्वास 90.8 को मिला है। ठीक है, यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या है यह भी मैं पहले बता चुका हूं अपने करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स लगातार देखिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेडियो विश्वास 90.8 यह जो है आपका नासिक महाराष्ट्र का यह चैनल है, सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, सामुदायिक रेडियो है, जिसको अपने कार्यक्रम शिक्षा श्रवण साथी, जिसका मतलब है सभी के लिए शिक्षा, इस कार्यक्रम के लिए 2 पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा यह पुरस्कार स्थापित किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर 3 पॉइंट बनते हैं, याद रखिएगा तीनों पॉइंट। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में एक टीका परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और यह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और टीका परीक्षण प्रयोगशाला जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने MSME यानी कि ये जो होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम होते हैं उनको कहा जाता है MSMEs, मतलब मीडियम इसका फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है, इसको हिंदी में बोला जाता है मिनी स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और कोविड संकट के दौरान उनकी चुनौतियों का सामना करने में मदद के उद्देश्य से MOU पर हस्ताक्षर किया गया है सेबी के द्वारा। किसके साथ? तो ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योर संस्थान के साथ जो है यह किया गया है। ठीक है, समझौता किसके द्वारा? सेबी के द्वारा MSME को कोविड संकट के दौरान चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के उद्देश्य से। आगे देख लेते हैं साहस परियोजना के बारे में। तो साहस परियोजना के तहत पिछले बार हम लोगों ने सेबी के बारे में पढ़ा, यह है आपका सिडबी।
ठीक है, सिडबी, इसका फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, साहस परियोजना के तहत सिडबी ने एमएसएमई समाधान के लिए स्वावलंबन चेयर स्थापित किया है। तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, सेबी और सिडबी दोनों अलग है और दोनों का परियोजना भी जो है वो भी अलग है। यहाँ पर स्वावलंबन चेयर है जो कि सिडबी से संबंधित है, ठीक है दोनों एमएसई समाधान के लिए ही, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यह स्थापित किया गया है कहां पर, तो सरकारी अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, मतलब इंजीनियरिंग कोई कॉलेज है त्रिशूर में, उसमें यह स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा यह किस। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु शिक्षा संबंधी अस्थायी समिति को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। शिक्षा संबंधी समिति है तो इसका मतलब शिक्षा मंत्रालय मत समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, यह जो है इसरो के द्वारा किया गया है, जिसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे देख लेते हैं, आगे है नेक्स्ट, फ्राइट स्मार्ट सिटीज पहल। फ्रीट स्मार्ट सिटीज पहल, फ्रीट क्या होता है यह मैंने बताया था, क्योंकि फ्रीट, पहली फ्रीट जो है वह चालू की गई थी, दूसरी फ्रीट जो है वह चालू की गई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल, यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है इसके वेबसाइट का विमोचन किया गया है। फ्रीट स्मार्ट सिटीज पहल किसका है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। और नया न्यूज क्या है, तो इसके वेबसाइट का जो है विमोचन किया गया है। तो इससे क्या होगा, शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार होगा, एफिशिएंसी में जो है इंप्रूवमेंट होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आने का उद्देश्य है यह इससे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER के नए महानिदेशक कौन बनी है, तो पूनम गुप्ता, ठीक है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पद संभालने वाली पूनम गुप्ता जी प्रथम महिला है, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसकी महानिदेशक कौन बनी है, तो पूनम गुप्ता। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमनवेल्थ के बारे में। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को, ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कॉमनवेल्थ कंट्री किसको कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्री, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं कि कॉमनवेल्थ कंट्री वैसी कंट्रीज हैं जिस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था पहले, वैसे देशों का यह ग्रुप है, ठीक है। ब्रिटेन का जो प्रोविंस हुआ करता था, जो आपका जहां पर भी राज हुआ करता था, उन सभी देशों का यह जो है एक कॉमनवेल्थ नाम का संगठन है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, इसका सदस्य भारत भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जुड़े ही रहें, लेकिन यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है, उनकी हंगर हैज नो रिलीजन पहल के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यह भी हंगर हैज नो रिलीजन किससे संबंधित है, तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी से संबंधित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। मध्यस्थता न्यायालय को अंग्रेजी में कहा जाता है आर्बिट्रेरी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट, ठीक है, इसको ये कहा जाएगा। और ये अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं, उनका नाम है क्लाउडिया सोलोमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रीड़ा मैदान कहां बनाया जा रहा है, तो यह जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रीड़ा मैदान जिसमें 75,000 दर्शकों की क्षमता होगी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। और पिछले साल जो है बहुत न्यूज में रहा था मोटेरा स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, ठीक है। और उसका नाम जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। विवाद में भी रहा था तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना किस सरकार ने बनाई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ ATM, उत्तर प्रदेश सरकार, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्री त्योहार, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपातानी जनजाति
का यह जो है प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, तो अरुणाचल पर आपातानी जनजाति कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। उनका कौन सा प्रसिद्ध त्योहार हाल ही में मनाया गया? तो द्री त्योहार मनाया गया। ठीक है, कब से कब तक मनाया गया? तो 4 से 7 जुलाई 2021 तक मनाया गया। इस प्रकार से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव रहित हवाई वाहनों, जिसको ड्रोन हम लोग कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए एक व्यापक ड्रोन रोधी समाधान किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, डीआरडीओ का। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल विधियों के उपयोग से 4 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल आएंगे, यूएवीज आएंगे, ड्रोन्स आएंगे, उन सबको यह मार गिराएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, अमरूद की एक नई अनूठी किस्म विकसित की गई है, काला अमरूद जिसको कहा जाता है, काला कलर का है। और यह विकसित किसने किया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने इसका विकास किया है। और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, खनिज एवं अन्य जीवक सत्वों या फिर पोषक तत्वों की भरमार पाई जाती है। तो किसने विकसित किया है, यह याद रखिएगा जरूर। ठीक है, आगे देख लेते हैं भूमि के बारे में। तो भूमि क्या है? बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन। तो इससे आप समझ गए होंगे कि भूमि के फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे कि यह जो है आपका इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है यह एक प्रोग्राम है। ठीक है, और यह बीएसएफ का प्रोग्राम है। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा। बीएसएफ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। तो मंत्रालय कौन सा इन्वॉल्व होगा? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी मंत्रालय। आईटी मंत्री अभी कौन है, याद जरूर रखिएगा। वैसे हाल ही में कैबिनेट सफल भी होने वाला है, आज या कल में। तो कैबिनेट सफल होने के बाद हो सकता है कि मंत्रालय किसी और को मिल जाए, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो है वो अभी कानून मंत्री भी हैं और आईटी मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उनका जो है पोर्टफोलियो चेंज हो। तो आज या कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज वो भी आने वाला है। भारतीय कंपनियों की मदद से ड्रोन और सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए उपयुक्त प्रणाली खोज मतलब अच्छा सिस्टम खोजने के लिए यह जो पहल है वह बीएसएफ ने अपना चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ड, BOLD, बोल्ड। तो आजकल जो है ना ये बड़ा अच्छा कर दिया है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से जो फुल फॉर्म होते हैं वो बड़े आसान होते हैं। ठीक है, जैसे बोल्ड है यहाँ पर, तो बोल्ड का मतलब हो गया बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब सूखा, लैंड मतलब भूमि, मतलब जो शुष्क भूमि है, सूखी हुई भूमि है, रेगिस्तान है, वहां पर क्या लगाया जाएगा? बॉम्बे ओएसिस। ओएसिस मतलब होता है मरुद्यान। ठीक है, तो बैम्बू का मतलब बांस, मतलब कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र की जो भूमि है, जो सूखी भूमि है, उसमें क्या लगाया जाएगा? बांस के जो उद्यान है वो लगाए जाएंगे। यही है बोल्ड परियोजना, सीधी सी बात है, सीधे शब्दों में समझिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह जो है पहल की गई है। ठीक है, बोल्ड पहल। अब इसके तहत जो है निचला मांडवा गांव, उदयपुर, राजस्थान, मैंने बोला था मरुद्यान से संबंधित है तो राजस्थान आ ही गया। राजस्थान में ही मरुद्यान है, मतलब कि रेगिस्तान है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान में निचला मांडवा गांव में यह स्थापित किया जाएगा और इसके माध्यम से बांस की विशेष प्रजातियों के 5000 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, जाएगा नहीं, गए हैं, किया जा चुका है। भूमि मरुस्थलीकरण को कम करना तथा आपका जो है आजीविका उत्पन्न करना इस परियोजना का लक्ष्य है। और हाल ही में आपका ये भूमि मरुस्थलीकरण पर बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया था द हिंदू का, जिस पर मैंने नोट्स भी बनाया है। यदि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि मैं उस पर बनाऊं वीडियो, तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है, जिसमें लैंड डिजर्टिफिकेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस पर बहुत बेहतरीन आर्टिकल था। आगे देख लेते हैं निपुण भारत पहल। निपुण फिर से वही आ गया। देखिए आपको एब्रेविएशन जो है ना याद रखना बहुत आसान हो गया है आज के डेट में, मोदी जी का इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी जो भी करे ये काम बहुत अच्छा किया है। तो निपुण भारत पहल, निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी।
ठीक है, तो इसका भी जो है आप फुल फॉर्म याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा ये किस लिए है। नेशनल इनिशिएटिव यानी कि राष्ट्रीय पहल है। फॉर किसके लिए, तो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, मतलब कि अच्छे से पढ़ सके कोई, इसके लिए है। इसके अलावा विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब केवल पढ़े ही नहीं, उसको समझ भी सके और संख्या का ज्ञान भी उसको हो सके, सीधी सी बात है। तो विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का विभाग है, उसका यह पहल है। ठीक है, यह राष्ट्रीय पहल है। लक्ष्य क्या है इसका, तो शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके और प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक कक्षा तीसरी की पढ़ाई पूर्ण करने पर पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में निपुण हो। फुल फॉर्म देख करके ही मैंने बता दिया था कि इसका लक्ष्य क्या होगा, सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंट इस है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, निपुण भारत पहल शिक्षा मंत्रालय की पहल है, या फिर विभाग का भी नाम आप याद रख सकते हैं, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग। और कब तक ये लक्ष्य पूरा करना है, तो 2026-27 तक जो है यह लक्ष्य पूरा कर लेना है। और किस कक्षा के लिए, तो तीसरी कक्षा तक के लिए। आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे नवोन्मेषी, मतलब सबसे नई निवेश संवर्धन संस्था, विश्व की सबसे नवोन्मेषी निवेश संवर्धन संस्था 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही गर्व की बात है इस संस्था के लिए भी और भारत के लिए भी कि भारत की किसी संस्था को विश्व का सबसे नवोन्मेषी निवेश संवर्धन संस्था माना गया है। और यह किसने दिया है पुरस्कार, तो OCO ग्लोबल संस्था के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, यह जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत अग्निशमन सेवा यानी कि फायर फाइटिंग सर्विस, इसके अलावा नागरिक सुरक्षा और होम वार्ड विभाग के प्रमुख कौन चुने गए हैं, तो मोहम्मद ताज हसन। इंपॉर्टेंट है, यह जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, छठी कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु CBSE ने किससे समझौता किया है, तो NPCI से, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किसने, CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। किसके लिए, तो छठी कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जरूर रखना है। आगे देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 66वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बैंक ने अपना 66वां वर्षगांठ मनाया है, या फिर हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है, तो 66वां। इसलिए सब कुछ याद रखना जरूरी है। और यह वर्षगांठ कब मनाया, तो 1 जुलाई को। क्यों मनाया, तो 1955 में इसी दिन इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इसीलिए यह मनाया गया है। अब इंपीरियल बैंक क्या है, तो इंपीरियल बैंक में पहले 3 बैंक शामिल हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। पहला जो बैंक था वो था बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। दूसरा जो था वो बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। तो तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेजों के जमाने में, उन तीनों में एक एक बैंक हुआ करता था। और इन तीनों को मिला करके 1955 में जो है विलय जो किया गया, मिलाया गया 1921 में, 27 जनवरी 1921 में। और इसका जो नाम और विलय करके नाम इसका रखा गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। लेकिन 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जब हमारा देश आजाद हो चुका था। ठीक है, इंपीरियल शब्द जो है ना वो ब्रिटिश सत्ता की याद दिलाती थी, तो इस कारण से नेशनलिस्ट भावना को मजबूत करने के लिए इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया 1955 में 1 जुलाई को। और इसीलिए स्थापना की वर्षगांठ जो है वो उसी तारीख से मनाई जाती है, 1 जुलाई को हर साल। आगे देख लेते हैं। पैरालंपिक खेलों के जनक, पैरालंपिक खेल क्या होता है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक होता है उसको पैरालंपिक कहा जाता है। तो पैरालंपिक खेलों के जनक कौन थे, तो सर लुडविग गुटमन। ठीक है, इनका 122वां जन्म दिवस मनाया गया है, इसलिए यह जो है अभी न्यूज में है। ठीक है, और इनके नाम पर गूगल ने भी जो है स्पेशल एनिमेटेड डूडल बनाया था, तो इसलिए भी ये चर्चा में है। ये अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म जो है वह 3 जुलाई 1899 को हुआ था। कहाँ पर, तो तत्कालीन जर्मनी के टोस्ट में। ठीक है, जो कि वर्तमान में पोलैंड का टोस्जेक नामक स्थान है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा।
ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना है कि पैरालंपिक खेलों के जनक कौन है, तो लुडविग गुटमन। ठीक है, और गूगल ने इस पर डूडल बनाया और इसका 122वां जो है आपका जन्म दिवस इनका मनाया गया। ठीक है, और बाकी सब जो है डिटेल आपका हो सकता है कि पीसीएस में पूछा जाए, बाकी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 1948 ईस्वी में उन्होंने पहली बार व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो अब पैरालंपिक खेलों के रूप में प्रख्यात है। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस खेल को जोड़ा गया था, तीरंदाजी को जोड़ा गया था पैरालंपिक खेलों में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद जी की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, 119वीं पुण्यतिथि कब थी, 4 जुलाई 2021 को। ठीक है, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, जन्म जो है इनका 12 जनवरी 1863 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। और वो सभी पॉइंट में ले रहा हूं जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे। अब इनके बचपन का नाम भी अक्सर पूछा जाता है, तो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है, कब आयोजित हुआ, तो 1893 में आयोजित हुआ। कब, सितंबर 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी 1897 में 1 मई को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बराबर पूछे जाते हैं, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थान दिवस। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यह जो है जुलाई माह के, प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई माह के प्रथम शनिवार को यह मनाया जाता है। इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 1992 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने प्रस्ताव पारित करके इसे घोषित किया था। और सबसे पहली बार कब मनाया गया, 1995 के प्रथम शनिवार को पहली बार मनाया गया था। तो याद रखिएगा कब आयोजित किया जाता है, तो जुलाई माह के प्रथम शनिवार को आयोजित किया जाता है। अब है नियोवाइज टेलीस्कोप का कार्यकाल नासा ने 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं नियोवाइज टेलीस्कोप है क्या। तो इसका कार्यकाल सबसे पहले देखते हैं कि कब तक बढ़ाया गया है, तो जून 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अब ये है क्या, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पृथ्वी के पास के जितने ऑब्जेक्ट हैं उनको नियो ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, इसका फुल फॉर्म है नियोवाइज का। ठीक है, और यह जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप है, मतलब जो भी पृथ्वी के आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यह तलाश करता है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दिसंबर 2009 में वाइज मिशन, तो वाइज से आप याद रख सकते हैं वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2009 में, और मिशन का नाम है वाइज। ठीक है, और ये जो आपका टेलीस्कोप है इसका नाम है नियोवाइज। ठीक है, आगे देख लेते हैं, K417N, 41 नहीं कह सकते हैं, K417N या फिर K417N म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन किससे जो सार्स कोविड-2 में होता है या किस वेरिएंट से संबंधित है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से संबंधित है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से यह संबंधित है। और कोरोना वायरस जितना न्यूज में है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा। हाँ चलिए, थोड़ा सा पागल हो जाता हूं मैं वीडियो बनाते बनाते, लगातार काम करते करते। चलिए, डेल्टा संस्करण को क्या कहा जाता है, तो सार्स कोव-2 B.1.617 भी इसको कहा जाता है। तो यही जो है आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 1 घंटा का वीडियो बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका नाम है GSMA, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। GSMA, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जो है वह वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और MCW है क्या, MWC है क्या, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है क्या, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है जो कि वार्षिक इवेंट है। और यह कहाँ आयोजित हो रहा है, तो बार्सिलोना स्पेन में हाइब्रिड रूप से संपन्न हो रहा है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से संपन्न हो रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नस्लीय न्याय और असमानता पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, नस्लीय न्याय
और असमानता पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से हम लोग जो है जो डिटेल वाला वीडियो आता है उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की जिस महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज नामित किया है वो कौन है? तो शालीन डी कुमार। जब भी भारतीय मूल का कोई जो है आपका नागरिक कहीं पर भी अच्छे पद पर जाता है तो वो चर्चा में रहता है, तो याद जरूर रखिएगा शालीन डी कुमार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ओडिशा सरकार ने किस संस्था के साथ घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा सुधार के लिए साझेदारी की है? तो यह जो है आपका WFP यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ इसने समझौता किया है। किसने? ओडिशा सरकार ने। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। आगे है, हाल ही में किस पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया? तो इनका नाम है P साईनाथ। ठीक है, नाम से लगता है कि साउथ के हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व सोशल मीडिया दिवस। सोशल मीडिया पर तो सब लोग एक्टिव रहते हैं, तो 30 जून को सोशल मीडिया दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अतुल कश्यप जी नियुक्त किए गए हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जून 2022 तक किस देश से आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो देश का नाम है भूटान। याद रखिएगा, आलू भूटान निर्यात मंजूरी। ठीक है, आयात मंजूरी। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये हैं राही सरनोबत। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीती हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, डोप टेस्ट में फेल होने पर जिस महिला क्रिकेटर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है तो उनका नाम है अंशुला राव। ठीक है, मतलब कि कहते हैं ना, नामे नाम की अकरेले नाम, या तो अच्छे काम के वजह से प्रसिद्ध हो जाइए या फिर बुरे काम के वजह से प्रसिद्ध हो जाइए। तो अंशुला राव जी जो हैं वो बुरे काम के वजह से प्रसिद्ध हो गई हैं, डोपिंग में पकड़ी गई हैं। किसके द्वारा? नेशनल डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, और यह भी जो है क्वेश्चन जरूर बनेगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से? तो इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। और इसमें बिहार का रैंकिंग क्या है, यह हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में देखेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट बनेगा BPSC के लिए। आगे देख लेते हैं, जिस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है तो वो देश है चीन। कब भेजेगा? 2033 में। कौन भेजेगा? चीन भेजेगा। कहाँ भेजेगा? मंगल ग्रह पर भेजेगा। इस तरीके से याद रखिए। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो इनका नाम है साजन प्रकाश। इससे पहले हम लोगों ने माना पटेल के बारे में पढ़ा था, जो कि महिला है, जो तैराकी में पहली बार क्वालिफाई की हैं। और यहाँ पर पहले भारतीय तैराक पुरुष जो बने हैं वो है साजन प्रकाश। तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार जो है भारत से तैराकी में महिला और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व होने वाला है। आगे देख लेते हैं, तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला, तो इनका नाम है दीपिका कुमारी। ठीक है, 6-0 से इन्होंने हराया किसको? रूस की इलिना ओसेपोवा को। ठीक है, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रहा है। दीपिका कुमारी देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं, आर्चर हैं, तो याद जरूर रखिएगा। ये पॉइंट निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो इनका नाम है मोंटेक आहलूवालिया, जो कि पंजाब से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको कि IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया। आगे देख लेते हैं, ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन है? ठीक है, तो यह जो है मिश्रित स्पर्धा है, तो एक पुरुष एक महिला का होना जरूरी है। तो यह जो है आपका
कौन कौन है, तो सौरभ चौधरी और मनु भारत जो है वो बराबर पुरस्कार जीती हैं, तो चर्चा में भी रहती हैं। और सौरभ चौधरी भी जो है वो प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, सौरभ चौधरी और मनु भारत, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये भी याद रखिएगा। अब है यह सबसे चर्चित अभी पॉलिटिकल प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। उत्तराखंड में 3 बार जो है इस साल कह सकते हैं कि मतलब इस 5 साल की अवधि में, अगले साल तो चुनाव ही है, तो उससे पहले जो लास्ट विधानसभा है उसमें 3 मुख्यमंत्री अभी तक बदले जा चुके हैं। तो ये जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स F1 यानी कि फॉर्मूला 1 रेस में जीतने वाले कौन है, तो मैक्स वेरस्टैपन। यहाँ पर गलती किया मैं, किस देश से हैं ये भी लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है और देखा भी नहीं है, ठीक है। तो मैक्स वेरस्टैपन किस देश से संबंधित है, यह भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है और ये ऑस्ट्रेलियन है, यह भी याद रखिएगा, बहुत तरह का होता है, ऑस्ट्रेलियन है ये। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो मिताली राज, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, मिताली राज बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। अक्सर हम लोग पुरुष क्रिकेटर का नाम याद रखते हैं, महिला क्रिकेटर्स को भूल जाते हैं, जबकि वो भी देश का नाम बढ़ाती हैं, तो उनका भी नाम याद जरूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो करंट अफेयर्स था वो समाप्त होता है यहीं पर। यदि वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी, और क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत से चुना है, 4-5 वेबसाइट्स, बहुत सारे नोट्स को मिला करके चुना है, तो आपको जरूर पसंद आया होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही अगर इसका PDF चाहिए तो बहुत ही मामूली शुल्क पर आप मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सएप करना होगा नीचे दिए गए नंबर पर 9525360283 पर। और यदि कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक है। यह नंबर आप ही लोगों के लिए ओपन है 24/7, ठीक है, और बहुत सारे लोग इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।